तो वैसी स्थिति में तो फिर कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन अभी के हिसाब से जो एक सामान्य समझ है वो 20-22 अगस्त के आसपास जो मुझे लगता है, और बाकी तो फिर कोरोना जाने और भगवान जाने कि क्या होगा। तो बस ये है। चलिए, कितने लोग आ गए, कितना टाइम हो गया है? टाइम कितना हो गया? 35 हो गए। चलिए तो हम लोग शुरू करें। 2019 का पेपर ही चल रहा है। हमारा अनुमान था कि हम 7 दिन में 7 पेपर डिस्कस कर देंगे आप लोगों से, और यहाँ तो 7 दिन में एक ही पेपर डिस्कस हो पाया। आज 5वां दिन है और अभी भी इसमें 2 थ्योरी वाले क्वेश्चन बचे हैं और 2 केस स्टडी वाले क्वेश्चन बचे हैं। तो कोई नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 देखें, पहले थ्योरी वाला देखें और फिर केस स्टडी वाले पे आएंगे। तो 5 का ए आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। 5 का ए है, शासन में सत्यनिष्ठा से आप क्या समझते हैं? इस शब्द की आपकी अपनी समझ के आधार पर सरकार में सत्यनिष्ठा को सुनिश्चित करने के उपाय सुझाइए। तो 2 पार्ट हैं प्रश्न के, 150 शब्द में आंसर लिखना है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोबिटी इन गवर्नेंस बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म, सजेस्ट मेजर्स फॉर ensuring प्रोबिटी इन गवर्नमेंट। तो 2 पार्ट हैं प्रश्न के। फर्स्ट पार्ट है शासन में सत्यनिष्ठा का अर्थ। जब अर्थ लिखेंगे तो थोड़ा सा उसके उद्देश्य और आवश्यकता की चर्चा भी करेंगे उसी में हम। और सेकेंड पार्ट है सत्यनिष्ठा बढ़ाने के उपाय। प्रश्न तो बड़े आसान हैं, बस उनको सही तरीके से टैकल कर लिया जाए। सत्यनिष्ठा या प्रोबिटी के अर्थ की अभी हम पीछे भी बात कर रहे थे, पिछले प्रश्न आया था ऐसा। तो सत्यनिष्ठा या प्रोबिटी का अर्थ देखेंगे तो इसका अर्थ होता है लोक सेवकों से जिन कर्तव्यों की अपेक्षा की जाती है, लोक सेवकों द्वारा अपने उन कर्तव्यों पर खरा उतरना, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो। प्रशासन में सत्यनिष्ठा ये सिलेबस में टॉपिक ही है आपके लिए, वहीं से जुड़ा हुआ प्रश्न है। हम बात कर रहे थे प्रोबिटी, इंटीग्रिटी, इनकरप्टेबिलिटी, इन सबको पर्यायवाची शब्द माना गया है डिक्शनरी में। तो उसके अनुसार भ्रष्टाचार का ना होना भी सत्यनिष्ठा है। इनकरप्टेबिलिटी और प्रोबिटी पर्यायवाची, मतलब भ्रष्टाचार का ना होना सत्यनिष्ठा है। लेकिन व्यापक अर्थ के अनुसार एक लोक सेवक से उसके पद पर रहते हुए जो भी अपेक्षाएं की जाती हैं, अगर लोक सेवक उन अपेक्षाओं पर खरा उतरता है तो इसे हम सत्यनिष्ठा की संज्ञा देते हैं। और अगर लोक सेवक उन अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरता तो उसे सत्यनिष्ठा का अभाव कहा जाता है। कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता एक टॉपिक पढ़ते हैं, बहुत सारी अपेक्षाएं लिखी गई हैं उसमें लोक सेवाओं के लिए। संविधान का पालन करना है, संविधान में लिखे मूल कर्तव्यों का पालन करना है, समय निष्ठ होना है, कर्तव्य निष्ठ होना है, दूसरा लाभ का पद स्वीकार नहीं करना है, गोपनीयता का पालन करना है, राजनीतिक रूप से तटस्थ रहना। इस तरह की बहुत सारी अपेक्षाएं की गई हैं लोक सेवकों से कोड ऑफ कंडक्ट या आचार संहिता के माध्यम से। अगर लोक सेवक इन अपेक्षाओं पे खरे उतर रहे हैं तो सत्यनिष्ठा है, और अपेक्षाओं पे खरे नहीं उतर रहे तो सत्यनिष्ठा नहीं।
अपेक्षा की गई है कि लोक सेवक राजनीतिक रूप से तटस्थ रहें, लेकिन अगर लोक सेवक किसी राजनीतिक दल की विचारधारा से अपने आप को संबद्ध कर लेंगे तो फिर ये तटस्थता का अभाव है। तो ये तो व्यापक अर्थ है, और संकुचित अर्थ के अनुसार भ्रष्टाचार ना हो तो हम उसको सत्यनिष्ठा की संज्ञा दे देते हैं। लोक सेवकों से जो अपेक्षाएं की गई हैं वो अपेक्षाएं इसीलिए की गई हैं कि लोक सेवक अपनी जिम्मेदारियों का सही तरीके से निर्वहन कर सकें। तो कहने का मतलब कि सत्यनिष्ठा की जरूरत क्यों है, इसके उद्देश्य क्या है या इसकी आवश्यकता क्यों है। तो सीधी सी बात कि लोक सेवाएं या प्रशासन अपने निर्धारित जिम्मेदारियों को, उद्देश्यों को पूरा कर सके बेहतर तरीके से, तो इसके लिए हमें शासन व्यवस्था में सत्यनिष्ठा की जरूरत है। लोक सेवाओं के उद्देश्य क्या हैं ये भली भांति आप जान रहे, रोज ही हम बात कर रहे हैं। लोक कल्याणकारी राज्य और समाजवादी समाज, सामाजिक आर्थिक न्याय, जनता का समावेशी विकास। जब तक लोक सेवक सत्यनिष्ठ नहीं होंगे, जो अपेक्षाएं की गई हैं उन्हें पूरा नहीं करेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो अपेक्षाएं जिस लिए की गई हैं, मतलब जिन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अपेक्षाएं की गई हैं, वो उद्देश्य भी पूरे नहीं हो पाएंगे। तो हमें सत्यनिष्ठा की आवश्यकता है, जरूरत दिखानी है। प्रशासन में सत्यनिष्ठा होगी तो जनता का विश्वास होगा प्रशासन के ऊपर। प्रशासन सत्यनिष्ठ होगा तो जो लोगों के मानवाधिकार हैं उनका सम्मान करेगा, कमजोर वर्ग के प्रति करुणा दिखाएगा, समानुभूति दिखाएगा, लोगों के कल्याण के प्रति समर्पण की भावना होगी, सार्वजनिक जीवन में नैतिकता का पालन करेगा, भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी जैसी चीजों से दूर रहेगा। कहने का मतलब कि जो शासन व्यवस्था के उद्देश्य हैं, जो संविधान में लिखे आदर्श हैं, हम बेहतर ढंग से उनकी प्राप्ति को सुनिश्चित कर पाएंगे यदि शासन व्यवस्था में सत्यनिष्ठा का पालन किया जाएगा। तो ये तो फर्स्ट पार्ट हम लिख देंगे आंसर का कि सत्यनिष्ठा का अर्थ, दोनों अर्थ, संकुचित भी व्यापक भी, और सत्यनिष्ठा की आवश्यकता क्या है, उसके उद्देश्य क्या हैं, तो उसकी भी चर्चा। और तब सेकेंड पार्ट होगा सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने के उपाय। क्या उपाय करें कि हम शासन व्यवस्था में सत्यनिष्ठा को प्रोत्साहित करें। तो सबसे पहला उपाय तो है, सबसे पहला उपाय है कि हम प्रशासन में पारदर्शिता और जनता की भागीदारी को बढ़ाएं। जितना ज़्यादा प्रशासन में पारदर्शिता और जनता की भागीदारी होगी, प्रशासन अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने से उतना डरेगा, या जो अपेक्षाएं हैं उनका पालन करने का उसके ऊपर उतना ही दबाव पड़ेगा। जब गोपनीयता की संस्कृति होती है, सीक्रेसी का कल्चर, तो ये चीज़ें भ्रष्टाचार, अनैतिकता को प्रोत्साहित करती हैं, क्योंकि पर्दे के पीछे काम हो रहा है, तो पर्दे के पीछे वालों को पता है कि कोई देख नहीं रहा, तो जो मर्जी सो करें। लेकिन जैसे ही पारदर्शिता आती है, जनता की भागीदारी होती है, तो अब प्रशासन में बैठे लोगों को पता है कि लोग जान जाएंगे, उन्हें बताना पड़ेगा कि क्या किया, कैसे किया, तो फिर गलत नहीं होगा। डरेंगे गलत करने से, अपेक्षाओं को पूरा करेंगे, उन पर खरे उतरेंगे। तो सबसे जरूरी उपाय है प्रशासन में पारदर्शिता और जन भागीदारी। उसी से जुड़ी बातें हैं कि पारदर्शिता और जन भागीदारी कैसे बढ़े। तो आरटीआई, सिटीजन चार्टर, सोशल ऑडिट, प्रशासन में सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग, इन सब साधनों को हम अपनाएं।
अपना रहे हैं तो प्रभावी बनाएं इनको। सूचना के अधिकार की भी हम बात कर रहे थे कल परसों, सिटीजन चार्टर की भी बात कर रहे थे। सब ये भागीदारी और पारदर्शिता के साधन हैं, ये सब सत्यनिष्ठा को बढ़ाने के साधन हैं। इनको प्रभावी बनाए जाने की ज़रूरत है। सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग हो रहा है और उसको बढ़ाएं, प्रभावी बनाएं। सोशल ऑडिट या सामाजिक लेखा परीक्षा, मतलब समाज या समुदाय के लोग सरकारी कामों का लेखा जोखा देखें, उनकी ऑडिटिंग करें, तो सबसे महत्वपूर्ण उपाय है ये। उसके अलावा देखें तो नागरिकों और सरकारी अधिकारियों को मिला के कुछ नागरिक सलाहकार बोर्ड टाइप की समितियां बनाए जाने की ज़रूरत है। नागरिकों के प्रतिनिधि हों, शासन में बैठे लोगों के प्रतिनिधि हों, समय समय पर उनकी मीटिंग्स हों, आपस में बैठें, बातचीत करें। उसके माध्यम से भी जनता दबाव बनाएगी शासन में बैठे लोगों के ऊपर, वो सत्यनिष्ठा का पालन करने के लिए प्रेरित होंगे, दबाव पड़ेगा उनके ऊपर। प्रशिक्षण की भी भूमिका हो सकती है, एटीट्यूडल चेंज करना होगा लोक सेवकों का, सिखाना होगा कि जनता के स्वामी नहीं, जनता के सेवक हैं, जनता के पैसे का मिसयूज नहीं करना है, बेईमानी नहीं करनी है। भ्रष्टाचार निरोधक संस्था की स्थापना हो, लोकपाल लोकायुक्त जैसी संस्थाएं बन गई हैं तो प्रभावी बनाएं उनको हम। अभी लोकपाल एक तरह से कागजों पर चल रहा है हमारे देश में। जो आंतरिक नियंत्रण की व्यवस्थाएं होती हैं शासन में, उनको मजबूत बनाया जाए। आंतरिक नियंत्रण तंत्र, हर उच्च अधिकारी अधीनस्थ के कामों पर कंट्रोल करता है। आंतरिक सतर्कता इकाइयाँ होती हैं डिपार्टमेंट्स में, उनको और मजबूत बनाएं। कोड ऑफ कंडक्ट है, कोड ऑफ एथिक्स है, आचार संहिता, नीतिपरक आचार संहिता, उनका सही ढंग से पालन हो, उसकी व्यवस्था करें। वॉल्यूम स्लो क्यों हो रहा है? चलिए थोड़ा तेज बोलता हूँ, यह है तो अच्छा अंतर है क्या? अच्छा चलिए लाइए वो दे दीजिए, 1 मिनट रुकेंगे। चलिए अब देखिएगा, हाँ आप क्लियर है? ठीक है, चलिए हमने वो ईयरफोन चेंज किया है तो ठीक है। तो इस तरह से हम बात कर रहे हैं कि सत्यनिष्ठा को कैसे बढ़ाया जा सकता है। इसके कई सारे आप उपाय बता दीजिए। बहुत सारे उपाय हैं प्रशासन में सत्यनिष्ठा को प्रोत्साहित करने के, कई सारे उपाय हम अपने देश में अपना भी रहे हैं। हाँ ये बात और है कि वो अभी उतने प्रभावी नहीं हो पा रहे हमारे देश में। तो जो उपाय अपना लिए हमने उन्हें प्रभावी बनाना है, और कुछ जो ऐसे उपाय हैं कि जो नहीं अपनाए वो अपनाए। संपत्ति की घोषणा अनिवार्य कर दी जाए सारे सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों के लिए, हर साल अपनी संपत्ति की घोषणा करें, पिछले साल कितनी संपत्ति थी, इस बार कितनी है। तो इन सब उपायों के द्वारा हम प्रशासन में सत्यनिष्ठा को प्रोत्साहित कर सकते हैं। तो ये तो 5 का ए है। 5 का बी देखिए। 5 का बी है संवेगात्मक बुद्धि। आपके अपने संवेदों से आपके विरुद्ध कार्य करने की बजाय आपके लिए कार्य करवाने का सामर्थ्य है। क्या आप इस विचार से सहमत हैं? विवेचना कीजिए। इमोशनल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू मेक योर इमोशंस वर्क फॉर यू इंस्टीड ऑफ अगेंस्ट यू। डू यू एग्री विद दिस व्यू? डिस्कस। 150 वर्ड्स में आंसर लिखना है। एक ही पार्ट है प्रश्न का इसमें।
कि संवेगात्मक बुद्धि EI इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो आपकी जो भावनाएं हैं, संवेदनाएं हैं, आपके विरुद्ध कार्य करने की बजाय आपके लिए कार्य करवाने को सुनिश्चित करती है। और आप इस विचार से सहमत हैं तो यहाँ बिल्कुल मुझे लगता है कि हमें इस विचार से सहमत होना पड़ेगा। थोड़ा सा हम पहले दिखाएंगे कि संवेगात्मक बुद्धि है क्या, उसका अर्थ क्या होता है, और बस फिर दिखा देंगे कि कैसे जो ये संवेगात्मक बुद्धि है ये हमारे पक्ष में हमें काम करवाती है। तो संवेगात्मक बुद्धि अर्थ पीछे भी बता रहा था, मैं चर्चा हो रही थी किसी प्रश्न के संदर्भ में, इमोशनल इंटेलिजेंस। दो शब्द हैं, इमोशन और इंटेलिजेंस। तो सबसे पहले अपनी भावनाओं को समझिए, संवेदनाओं को समझिए। इमोशंस क्या हैं आपके, जो आपके सामने वाला है उसके भावनाओं को भी समझिए, उसके इमोशंस को भी समझिए। एक दूसरे के इमोशंस को समझना इसलिए कि फिर अपने अपने इमोशंस पे कंट्रोल कीजिए, काबू कीजिए, उनको सही तरीके से मैनेज कीजिए, प्रबंध कीजिए उनका, और तब फिर अपनी बुद्धि का, अपने विवेक का प्रयोग करते हुए जो भी आपके इमोशंस हैं, भावनाएं हैं, उन्हें सही दिशा दीजिए। कार्य निष्पादन में उन इमोशंस का प्रयोग कीजिए। तो इसे हम कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। भावनाओं में बहते हुए भी बुद्धि और विवेक मर नहीं जाए, बल्कि कितनी भी भावनाएं क्यों ना हो, भावनाओं का ज्वार क्यों ना उमड़ रहा हो, फिर भी आप विवेकशील बुद्धिमान प्राणी बने रहें, अपनी भावनाओं को काबू करें, कंट्रोल करें, मैनेज करें, अपने सामने वाले की भावनाओं को समझें और तब काम करें। फ्रेंड्स देखिए, अक्सर हमसे गलतियां तभी होती हैं जब हम भावनाओं में बह के काम कर जाते हैं और वहां बुद्धि विवेक का प्रयोग करना भूल जाते हैं। कई बार आदमी केवल बुद्धि विवेक का प्रयोग करता रहता है, भावनाओं को मार देता है, मशीन का पुर्जा, तब भी गलतियां हो जाती हैं। आजकल देखे कितने प्रवासी मजदूर बेचारे, तो केवल आप विवेक बुद्धि पे ही अड़े रहेंगे, भावनाओं संवेदनाओं को मार देंगे तो भी काम नहीं होगा। और कई बार आप केवल भावना इमोशंस के वशीभूत होकर काम करते हैं, तब भी दिक्कतें होती हैं। अगर केवल यहाँ इमोशंस आ जाएंगे कि अच्छा सारे मजदूर, सबको अब तक 2 महीने सरकार ने भेजा होता, ना लॉकडाउन ना कुछ, तो अभी चीज़ें कंट्रोल के बाहर होती हैं। अनुमान है कि 50 लाख के ऊपर एक्टिव मरीज होते हैं हमारे देश में कोरोना के, जो 1.5 लाख भी नहीं है अभी। तब इस तरह की समस्याओं का समाधान न केवल आप विवेक बुद्धि से कर सकते हैं और न केवल भावनाओं में बह के, बल्कि दोनों का एक बेहतर तालमेल या संतुलन जरूरी है। और जो ये संवेगात्मक बुद्धि या इमोशनल इंटेलिजेंस की संकल्पना है, ये बस इसी संदर्भ में बड़ी खूबसूरत संकल्पना है कि ये हमारी भावनाओं और हमारी बुद्धि दोनों के एक साथ मिश्रण, खूबसूरत मिश्रण पर जोर देती है, सही ढंग से इनको मैनेज करने पर बल देती है। व्यक्ति की भावनाएं भी ना मर जाएं, व्यक्ति मशीन का पुर्जा ना बन जाए, उसका दृष्टिकोण मानवीय बना रहे, लेकिन व्यक्ति भावनाओं में बह के ऐसा कदम भी ना उठा ले कि कल के दिन पछताना पड़े। आदमी सुसाइड कर लेता है भावनाओं में बह के, तो ऐसा भी नहीं हो जाए कि भावनाओं में बह के आप सारी सीमाएं खोल दो, सारी ट्रेनें बसें चला दो, सारा पूरा देश यहां से वहां हो जाए मजदूर। तो अमेरिका ने नहीं किया लॉकडाउन, तो क्या स्थिति है? आबादी 34 करोड़, हम 138 करोड़, उनसे 4 गुना ज्यादा आबादी। उनके मरीज देखें, हमारे मरीज देखें, उनकी स्थिति देखें, हमारी स्थिति देखें। चलिए मान लें कुछ हमारी सरकार झूठ बोल रही हो, डाटा कम दिखा रही हो, फिर भी कितना झूठ बोल रही होंगी। तो भावनाओं को भी ध्यान में रखना है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि भावनाओं में बह के सुसाइड कर लेना है।
विवेक बुद्धि काम करना बंद कर दे वहां, तो विवेक और बुद्धि को भी प्रयोग करना है। बस दोनों का एक सही संतुलन में तालमेल हो जाए तो यही संवेगात्मक बुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंस कहलाती है। और फ्रेंड्स देखिए आप कि जब हम भावनाओं को कंट्रोल करेंगे, सही ढंग से प्रबंध करेंगे, विवेक बुद्धि का प्रयोग करेंगे भावनाओं के दौर में भी, तो निस्संदेह फिर ये संवेगात्मक बुद्धि हमें कुछ भी गलत करने से रोकेगी, सही दिशा में ही ये हमें लेके जाएगी। तो यही पूरा जो प्रश्न है उसका सार है कि जब संवेगात्मक बुद्धि होगी तो फिर आप अपने विरुद्ध काम नहीं करेंगे, आप सुसाइड नहीं करेंगे, कोई सुसाइडल अटेम्प्ट नहीं करेंगे, कोई ऐसा जीवन में काम नहीं करेंगे, बल्कि जो भी काम करेंगे बहुत सोच समझ के करेंगे, अपनी भावनाओं को मैनेज करते हुए करेंगे। तो मतलब आप अपने हित में काम करेंगे, सही तरीके से काम करेंगे। हम बात कर रहे थे पीछे इमोशनल इंटेलिजेंस, अक्सर ऐसी स्थितियां आपके सामने होती हैं। एक्सीडेंट का हमने उदाहरण दिया कि स्कूटर का एक्सीडेंट हो गया, आपके पिताजी भी हैं, आपका बेटा भी है, किसी एक को अस्पताल पहुंचा सकते हैं, किसको पहुंचाएं। अब भावनाओं का ज्वार देखिए उस समय कितना होगा, और लेकिन आपको बुद्धि विवेक लगाना है कि किसी एक को, और क्या कोई आपके पास ऐसा ऑप्शन है कि दोनों को। तो हम पहले भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस का अर्थ लिखें, फिर ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस है कैसे हमारे पक्ष में काम करेगी, इसके फायदे क्या होंगे तो दिखा दें। तो देखिए आप, हम निष्पक्ष होकर काम कर पाएंगे, जो हमारे सहकर्मी हैं उनका भरोसा बढ़ेगा हमारे ऊपर, हम वस्तुनिष्ठ होकर काम कर पाएंगे, किसी के प्रति झुकाव हो जाए, किसी के प्रति नहीं तो ऐसा नहीं, ऑब्जेक्टिविटी के साथ काम होगा। हम भावनाओं का प्रबंधन करेंगे तो जो टेंशन मैनेजमेंट या तनाव प्रबंधन है वो होगा। जो समस्या होगी हमारे सामने, हम विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा बेहतर समाधान खोज पाएंगे समस्या का। अपनी और दूसरे की जो मन स्थिति है, भावना है, उनको समझेंगे तो केवल अपनी नहीं, अपने सामने वाले की भी मन स्थिति को जानेंगे, समझेंगे। जब सामने वाले की मन स्थिति को जानेंगे, समझेंगे तो उसे मोटिवेट कर पाएंगे, काम करने के लिए अभिप्रेरित कर पाएंगे। जो गरीब कमजोर वर्ग हैं उनके प्रति सहानुभूति करुणा रख पाएंगे। लेकिन हमने कहा कि प्रवासी मजदूरों के प्रति भावनाएं होंगी, लेकिन विवेक और बुद्धि का भी प्रयोग करेंगे। और जब इतनी सारी चीजें, तो अगेन जो हमारे उद्देश्य हैं संगठन के, प्रशासन के, उनकी प्राप्ति सुनिश्चित होगी। तो फ्रेंड्स, भावनाएं बेकाबू ना हो जाएं, हम भावनाओं में बह के गलत कदम ना उठा लें। केवल विवेक बुद्धि का प्रयोग करने के लिए मशीन के पुर्जे नहीं बन जाएं। दोनों का हम खूबसूरती से मिश्रण करें कि भावनाएं भी हों लेकिन प्रबंधित हों भावनाएं, विवेक बुद्धि के साथ हों भावनाएं, तो निस्संदेह इससे बेहतर स्थिति कुछ नहीं हो सकती। एक लोक सेवक को विशेष रूप से जरूरत है, इन सब चीज़ों की जरूरत तो हर आदमी को है। भाई हर आदमी के सामने सुबह शाम 10 तरह के इमोशंस और भावनाएं होती हैं, उन पे काबू रखना है और फिर विवेक बुद्धि का प्रयोग करना है। कल ही हम बात कर रहे थे, छोटा बच्चा जिद कर रहा है घर से बाहर जाने की, 2 महीना हो गया, अब वो घूमना चाहता है, लेकिन अब हम वहाँ केवल इमोशंस देखें उसके अपने, और या फिर अब वहाँ भी विवेक बुद्धि का प्रयोग करें कि भावनाओं का भी ख्याल हो जाए, लेकिन कोई बीमारी की समस्या भी ना रह जाए सेफली। तो छोटी छोटी समस्याएं सुबह से शाम 10-50 बार आती हैं। अपने जीवन में भी हम इस तरह की समस्याओं का समाधान करें इस तकनीक के माध्यम से, और फिर जब संगठन में IAS IPS आप बने तो फिर तब तो और इतनी परिस्थितियां आपके सामने आनी है कि आपको इस इमोशनल इंटेलिजेंस जैसी तकनीक की जरूरत पड़नी है। चाहे तो आप उदाहरण दे दीजिए, कोई भी आपको बहुत जरूरी काम दिया गया, एक निर्धारित समय सीमा में काम पूरा करना है। एग्जाम की ही बात करें, आज के समय देखें तो
15 दिन महीना भर बचा है एग्जाम को, कोर्स पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया, अब टेंशन हो जाता है आपको। इतना टेंशन हो जाता है कि उस टेंशन की वजह से फिर पढ़ने में मन नहीं लगता, हाथ पांव फूलने लगते हैं, आप घबराने लगते हैं। कई लोग उसी में हीन भावना का शिकार हो जाते हैं। इतना एग्जाम फोबिया हो जाता है, टेंशन हो जाता है कि उस चक्कर में नहीं पढ़ पाते। तो जो अगर इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं अपना पा रहे उनके साथ होगा ऐसा, और जो अपना ले इमोशनल इंटेलिजेंस, अपनी भावनाओं को काबू करें, सही ढंग से प्रबंधित करें। 1 महीना समय है तो उस 1 महीने को भी 12-12 घंटे तो 500 घंटे होते हैं, सही तरीके से मैनेज कर लें तो 1 महीना भी बहुत है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया आज आपकी तैयारी से जुड़ा हुआ। यही जब आप सिविल सेवक हों तो कि कोई ऐसी परियोजना आपको दी गई है, एक निर्धारित समय सीमा में उस परियोजना का आपको कंप्लीट करना था, बड़ी महत्वपूर्ण परियोजना थी, आ गया है, काम अभी पूरा नहीं हुआ है, अब आपको टेंशन, परेशान, चिंतित हो जाएं, घबरा जाएं, निराशा हताशा घेर ले आपको। लेकिन वहीं दूसरी तरफ की आप कंट्रोल करें अपनी भावनाओं पे, उच्च इमोशनल इंटेलिजेंस का प्रयोग करें, अपने आप को संभालें। सबसे पहले तो थोड़ा दृढ़ हों, मजबूत हों, अपनी टीम के लोगों को मोटिवेट करें, सही प्लानिंग करें। भाई ज़्यादा होगा तो 12 की जगह 16 घंटे काम करना पड़ेगा, कर लें। तो उच्च भावनात्मक बुद्धिमत्ता दिखा के आप उतने समय में भी बेहतर ढंग से काम कर सकते हैं। तो घबराना तो किसी समस्या का हल समाधान नहीं होता। 15 दिन बचे हैं, हाय रे हाय क्या, तो हाय रे हाय करने से तो वो 15 दिन का 2 महीना हो नहीं जाएगा। तो वहीं तो अब सारी आपकी परीक्षा है कि आप घबरा जाते हैं उन चुनौतियों से, और या उनका भी डटकर आप सामना करते हैं, मुकाबला करते हैं। करेंगे मुकाबला तो जीत जाएंगे, और नहीं करेंगे मुकाबला तो फिर तो हार तय है। खेलने के पहले ही हार गए आप तो सारा खेल देखिए इसी इमोशनल इंटेलिजेंस का होता है। कुछ लोग कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते। जो कर पाते हैं वो जीत जाते हैं, जो नहीं कर पाते वो। तो ये 5 नंबर क्वेश्चन था थ्योरी वाला, ए और बी। फ्रेंड, समय पूरा होगा तो एक बार कटेगा, तरीका आपको पता है। नया आईडी पासवर्ड भेज दिया गया है। कल वो दिक्कत हुई थी तो फिर हमने वो एक ही आईडी पासवर्ड वाला सिस्टम नहीं रखा, तो नया आईडी पासवर्ड आ गया है आपके ग्रुप पे। सो फिर आप लोग जुड़ जाएंगे। जैसा आपको पता है कि 40-40 मिनट के 2 सेशन हम लोग करते हैं, तो एक ये कंप्लीट होगा, नए आईडी पासवर्ड से आप लोग दोबारा जुड़ेंगे। चलिए अब 5 नंबर केस स्टडी पे आइए। 5 नंबर केस स्टडी। एक सीमांत राज्य के एक जिले में स्वापकों, स्वापक मतलब नशीले पदार्थ, नारकोटिक्स का खतरा अनियंत्रित हो गया है। इसके परिणाम स्वरूप काले धन का प्रचलन, ब्लैक मनी, पोस्त की खेती में वृद्धि, हथियारों की तस्करी व्यापक हो गई है तथा शिक्षा व्यवस्था लगभग ठप हो गई है। संपूर्ण व्यवस्था एक प्रकार से समाप्ति के कगार पर है। इन अपुष्ट खबरों से कि एक स्थानीय राजनेता और कुछ पुलिस उच्च अधिकारी भी ड्रग माफिया को गुप्त संरक्षण दे रहे हैं, स्थिति और भी बदतर हो गई है। ऐसे समय में परिस्थिति को सामान्य करने के लिए एक महिला पुलिस अधिकारी
जो ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए अपने कौशल के लिए जानी जाती है, को पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्त किया जाता है। यदि आप वही पुलिस अधिकारी हैं तो संकट के विभिन्न आयामों को चिन्हित कीजिए, अपनी समझ के अनुसार संकट का सामना करने के उपाय भी सुझाइए। 250 शब्द में आपको जवाब देना है, 20 नंबर का प्रश्न है। तो 5 नंबर केस स्टडी है, पूरी कहानी लिखी हुई है, स्थिति वर्णित है। आपकी भूमिका एक महिला आईपीएस अधिकारी की है, जिले में पुलिस अधीक्षक। 2 बातें पूछी गई हैं, एक इस समस्या के विभिन्न आयाम और दूसरा इसका सामना करने के उपाय। पूरी स्थिति आपके सामने लिखी हुई है। सीमांत जिला, नशीले पदार्थों का बहुत ज़्यादा खतरा, तस्करी हथियारों की, ब्लैक मनी, शिक्षा खत्म है, राजनेता प्रशासनिक अधिकारी मिले हुए हैं। अब आपको स्थितियां ठीक करनी हैं, कैसे करेंगे? पंजाब में खूब समस्याएं ये सब दिख रही हैं, नॉर्थ ईस्ट में कई जगह ये समस्याएं देखने को मिलती रही हैं। उसी से जुड़ी हुई है आपको एक केस स्टडी दी गई है, एक महिला अधिकारी के रूप में आपकी भूमिका। तो 2 पार्ट पूछे गए हैं जैसा हमने कहा, एक तो इस समस्या के विभिन्न आयाम और दूसरा इस समस्या से निपटने के उपाय। तो सबसे पहले अगर हम आयामों की बात करें, सबसे अच्छा तरीका है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, वैधानिक, इस तरीके से आयामों की चर्चा हमेशा आप करें। तो ये बात दिमाग में रखें कि जब भी इस तरह के प्रश्न खूब आ रहे हैं, चूंकि यहाँ तो क्या क्या एंगल, क्या क्या आयाम होते हैं, क्या क्या डायमेंशन हैं, तो उनका सबसे अच्छा तरीका है सोशल डायमेंशन, इकोनॉमिक डायमेंशन, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव डायमेंशन, लीगल डायमेंशन। तो इस तरीके से आप डिफरेंट डायमेंशंस की चर्चा कर सकते हैं। यहाँ भी उसी तरह से लीगल एंगल देखें, लीगल डायमेंशन, वैधानिक आयाम देखें तो देखिए सारे कितने गैर कानूनी काम हो रहे हैं, वहाँ लिखा हुआ है सब। ब्लैक मनी, अफीम की खेती, हथियारों की तस्करी, नशीले पदार्थ, सारे कानूनन अवैध काम हैं जो सब हो रहे हैं वहाँ बड़े पैमाने पे। तो ये लीगल डायमेंशन है कि सारे गलत और अवैध काम और लिखे हुए हैं प्रश्न में, जिक्र करें आप। सुरक्षा आयाम देखें आप, सेफ्टी का एंगल देखें, देश की एकता अखंडता देखें, तो प्रश्न में मेंशन है एक शब्द, सीमांत राज्य। तो वहाँ सुरक्षा संबंधी आयाम भी है। यूपी बिहार नहीं है बीच देश का कोई राज्य, सीमावर्ती इलाका है, सीमावर्ती राज्य का जिला है, तो सुरक्षा के आयाम भी होंगे। स्वाभाविक सी बात है, जब इतने गलत काम हो रहे हैं तो उसमें केवल आपके राज्य, आपके ज़िले के लोग ही हों, ज़रूरी नहीं है, उसमें विदेशी भी हो सकते हैं, वो रोहिंग्या हों, वो और दूसरे हों, आतंकी भी शामिल हो सकते हैं उसमें, अलगाववादी भी शामिल हो सकते हैं इन सब चीज़ों में। तो देश की एकता अखंडता रक्षा के लिए खतरा है, क्योंकि जो लोग इस तरह के काम करते, नेचुरल सी बात है, उन्हें देशभक्ति भी नहीं है, अपने देश से लगाव भी नहीं है। तो विदेशियों से साठगांठ, उसमें आतंकी अपराधियों से भी, उसमें अवैध घुसपैठियों से भी। तो सुरक्षा के लिए भी समस्या है, तो वो आयाम दिखाना है आपको। तीसरा सामाजिक आयाम देखें तो फिर लिखा हुआ है, उस स्थिति में लिखा है कि शिक्षा व्यवस्था ठप है,
शिक्षा लिखा है, लेकिन स्वाभाविक सी बात है जो स्थितियां और दिखाई गई हैं, ना स्वास्थ्य होगा, ना विकास होगा, ना वीमेन एम्पावरमेंट होगा, ना गरीबों की चिंता होगी, ना सामाजिक कल्याण होगा, तो कुछ नहीं हो पाएगा ऐसे में। भाई नशीले पदार्थों का सेवन, आदमी सारी जमा पूंजी लुटा दे, नशीले पदार्थों में इतने महंगे आते हैं, हथियारों की तस्करी, गलत काम। तो आप देखते हैं कि आदमी शराबी को शराब चाहिए, चाहे वो अपना घर बेच दे, अपने बीवी के जेवर बेच दे, वो चाहे जो करे, तो फिर उन्हें तो कुछ दिखता नहीं है अच्छा बुरा। तो शिक्षा तो लिखा ही है कि शिक्षा व्यवस्था ठप है, लेकिन शिक्षा के साथ साथ ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य हो, कल्याण हो, विकास हो, सब कुछ ठप। तो ये सोशल सामाजिक एंगल है। जो लोक कल्याणकारी राज समाजवादी समाज का आदर्श है, कहां से पूरा होगा। आर्थिक आयाम तो फिर देखिए लिखा है उसमें, काला धन का प्रचलन हो गया है, ब्लैक मनी, सरकार को टैक्स नहीं मिलना है, गरीबी बेरोजगारी बढ़नी है क्योंकि लोगों को काम धंधा नहीं करना है। ऐसी स्थिति में जो करना है सारा गलत कामों में उड़ा देना है, नशीले पदार्थों में, तस्करी में, इन सब में पैसा अपना ख़त्म कर देना। नशीले पदार्थ में तो भाई क्या बचना है, सब कुछ बिक जाना है। तो गरीबी आनी है, बेरोजगारी आनी है, काले धन की समस्या लिखी हुई ही है। तो आर्थिक आयाम भी है। और राजनीतिक प्रशासनिक आयाम देखें तो फिर लिखा है, केवल जो ये 6-7 लाइन की कहानी लिखी है, देखिए सारे आयाम आदित्य बंद कर